25 ईयर्स हो गए हैं मिला जुला के पेसा एक्ट को आए हुए। पेसा मतलब PESA, पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, पेसा एक्ट 1996। इसी पे आज का डिस्कशन है। पेसा एक्ट 1996 को बताने से पहले थोड़ा सा बेसिक समझ लीजिए आप। बेसिक कुछ इस तरीके से है कि आपका 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जिसके थ्रू आपने पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया इन 1992। 1992 में लोकल सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का प्रावधान आया 73rd अमेंडमेंट में। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि 1992 से पहले लोकल गवर्नेंस नहीं होता था, लेकिन बड़ा हेफेजार्ड मैनर में होता था। जैसे 1992 का जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके थ्रू हर 5 साल में आपको इलेक्शन कराना पड़ेगा। लेकिन 1992 से पहले जो राज्य थे वो अपने हिसाब से ऑपरेट होते थे, अपने हिसाब से इलेक्शन करवाते थे, अपने हिसाब से उनके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन था, मतलब यूनिफॉर्मिटी नहीं थी। ये जब आया ये एक्ट 73rd कॉन्स्टिट्यूशन, आपको इंडियन पॉलिटी में भी पढ़ाऊंगा मैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो उसमें और डिटेल आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि 1992 में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट आया और इसमें सेल्फ गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इन्होंने ये इस अमेंडमेंट को लेके आया, जिसके थ्रू हर एक स्टेट अब एक ही रूल को कंप्लाई करेंगे। लेकिन इसमें एक बात ये थी कि आर्टिकल 243 सेक्शन M, इसको ध्यान से समझिएगा। आर्टिकल 243 सेक्शन M ये कहता है कि ये जो एक्ट आप लेके आए हैं ना, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 10 स्टेट पे नहीं लागू होगा, और खास करके ऐसे स्टेट पे जो शेड्यूल एरियाज हैं या ट्राइबल एरियाज हैं। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, आर्टिकल 243 सेक्शन M ये कहता है कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट शेड्यूल एरियाज पे और शेड्यूल ट्राइब का जो एरिया है वहां पे एप्लीकेबल नहीं होगा। बात खत्म हो गई थी। लेकिन एक बात आप लोगों को ये भी बता दूं मैं कि पार्लियामेंट यदि चाहे ना तो उस लॉ को इंप्लीमेंट करा सकता है, एक्सटेंशन करा सकता है, और हुआ भी यही। 1996 में एक एक्ट आया। अब आपको जो पहली बार जो मैं बोला था उस चीज को रिलेट करिएगा। 1996 में एक एक्ट आया जिसको हम पेसा एक्ट कहते हैं। 1996 पेसा का फुल फॉर्म है पी फॉर पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। और इसके थ्रू पार्लियामेंट ने ये कह दिया कि अब आप ट्राइबल एरियाज में भी और शेड्यूल एरियाज में भी इस एक्ट को, लोकल सेल्फ गवर्नेंस के एक्ट को लगा सकते हैं। यही पूरी कहानी है। कहा जाता है कि कोई भी बड़ा काम करने से पहले एक बड़ी कमेटी बनाई जाती है और उससे रिकमेंडेशन लिया जाता है। ये मामला यहाँ पे भी अछूता नहीं था। इन्होंने दिलीप भूरिया कमेटी, दिलीप सिंह भूरिया कमेटी जो थी, उसने रिकमेंड किया कि ये पेसा एक्ट लेके आइए, और पेसा एक्ट के तहत जो ट्राइबल एरियाज हैं या शेड्यूल एरियाज हैं वहां पे भी लोकल सेल्फ गवर्नेंस को आप प्रमोट कीजिए, वहां पे भी उनको कंप्लाई करना पड़ेगा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को। अच्छी बात थी। अब इसमें लिखा जाता है कि इसके बेसिक प्रोविजंस क्या क्या थे। तो बेसिक प्रोविजंस बहुत सारा कुछ था। सबसे पहला बेसिक प्रोविजन ये था कि ग्राम सभा बनाई जाएगी, हर एक विलेज में एक ग्राम सभा बनाई जाएगी, और उस ग्राम सभा में जितने इलेक्टोरल रोल्स के लोग होंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब इलेक्टोरल रोल्स का मतलब जिनका वोटिंग लिस्ट में नाम है। पहली बात यह है कि हर एक विलेज में ग्राम सभा बनाई जाएगी और उस ग्राम सभा में जितने इलेक्टोरल रोल्स के लोग हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे। दूसरी बात कि ग्राम सभा के पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। ग्राम सभा को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दी गई कि जो रूल एंड रेगुलेशन स्टेट्स बनाएंगे 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के अंतर्गत, वो कहीं ना कहीं इनके अपने कल्चरल आइडेंटिटी से कंप्लाई करना चाहिए, उनके ट्रेडिशन से कंप्लाई करना चाहिए, उनके कस्टम से कंप्लाई करना चाहिए। किसके ट्रेडिशन कस्टम से? शेड्यूल ट्राइब के कस्टम से और ट्रेडिशन से। तो ग्राम सभा जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगी वो ट्राइबल एरियाज के जो लोग हैं उनके कस्टम से रिलेट करना चाहिए, उनके ट्रेडिशन से रिलेट करना चाहिए।
इसके साथ साथ जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज होगा वो सब ग्राम सभा ही देखेगा। जो भी मार्केट को मैनेजमेंट करने का एक्टिविटीज होगा वो सब ग्राम सभा ही देखेगा। जो भी रीसेटलमेंट, रिहैबिलिटेशन या डिस्प्लेसमेंट किसी का किया गया है, इन सब का परमिशन ग्राम सभा से ही लिया जाएगा। जो लीकर का कंट्रोल है वो ग्राम सभा के पास ही होगा। जो लैंड एक्विजिशन का कंट्रोल है वो पूरा ग्राम सभा के पास ही होगा। मतलब ग्राम सभा को इन शॉर्ट हम कहें तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई। और इससे कुछ फायदे हुए, कुछ चैलेंजेस हैं, कुछ सजेस्टिव अप्रोच है, आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यदि हम फायदे की बात करें तो सबसे पहला फायदा ये है कि इम्पावर्ड ग्राम सभा। देखो, किसी चीज को ना लोकल लेवल, लोकल कोई प्रॉब्लम है तो उसको लोकल बंदा ही बहुत अच्छे से बता सकता है सॉल्यूशन। और लोकल वहां के रिसोर्सेज को कैसे यूज करना है वो लोकल बंदा ही बता सकेगा। दिल्ली में बैठ के कोई सेक्रेटरी रैंक का बंदा शायद ही बता पाए। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि इम्पावर्ड ग्राम सभा, ग्राम सभा को इम्पावर किया गया। इसका फायदा हुआ कि ग्राम सभा इंपावर हुई तो वहां के लोकल जो सॉल्यूशंस थे, लोकल जो इश्यूज था उसका लोकल सॉल्यूशन उन्होंने निकाला, और इससे काफी ज्यादा फायदा। दूसरा ये कहते हैं ट्राइबल इंटीग्रेशन। ट्राइबल को हम इंटीग्रेट करने में कुछ हद तक सक्सेसफुल हुए। पहले ट्राइबल मेन स्ट्रीम में नहीं आते थे, लेकिन यहाँ पे इंटीग्रेशन इस तरीके से हो गया कि जब ट्राइबल को पावर मिल गया, ट्राइबल अपने हिसाब से रूल करने लगे, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस आया मेन स्ट्रीम के लोगों पे, और इस वजह से वो थोड़ा इंटीग्रेट हुए। इसके साथ साथ प्रोटेक्ट इकोसिस्टम, इकोसिस्टम को भी प्रोटेक्ट करने की बात हुई। इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का एक क्लासिकल एग्जांपल दिया है राइटर ने। सन 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा सरकार को साफ साफ कह दिया था कि यदि आप बॉक्साइट का माइनिंग करना चाहते हैं, जो कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में बोला कि यदि बॉक्साइट का माइनिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले वहां के ग्राम सभा से जाके परमिशन लेके आई। और हुआ भी वही। उड़ीसा सरकार जब ग्राम सभा से परमिशन ली तो ग्राम सभा ने मना कर दिया, और कहा जाता है कि उसके बाद उनको माइनिंग रोकनी पड़ी। तो ये इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत अच्छा मतलब उपाय था कि ग्राम सभा को हमने पावर दे दिया, अथॉरिटी दे दिया कि वो अपने इकोसिस्टम को प्रिजर्व करके रखे। इसके साथ साथ इश्यूज की यदि हम बात करें कि बहुत सारे इश्यूज, मतलब अभी लिमिटेशंस क्या है, ये तो फायदे हो गए। लिमिटेशंस में क्या है कि देखो, अभी 4 मेजर ट्राइबल स्टेट्स है ना, वहां पे पेसा एक्ट लागू ही नहीं हुआ है। ये कितना बड़ा इशू है। और उसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है। अभी तक इन्होंने पेसा एक्ट को लगाया ही नहीं। तो ये चीज इमीडिएटली ठीक होना चाहिए। अपना ऑडियो ऑफ कर लो यदि किसी ने ऑडियो ऑफ नहीं किया है तो। दूसरा ये कह रहा है कि ये जो ग्राम सभा को इतनी अथॉरिटी दे दिया है आपने कि कोई जमीन नहीं खरीदी जा सकती है उनके बिना परमिशन के, किसी को डिस्प्लेस नहीं किया जा सकता है उनके बिना परमिशन के, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये सिर्फ ऑन पेपर है। ये ऑन पेपर इसलिए है क्योंकि इन्होंने एक साइड तो कह दिया कि लोकल ग्राम सभा से परमिशन लेना पड़ेगा, दूसरे साइड से कोई दूसरा कानून बना के वो जमीनें ले लेते हैं। एग्जाम्पल दिया इन्होंने कि कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ का जो है, वहां से इन्होंने लैंड ले लिया। कोल बियरिंग एक्ट 1957 के तहत कोरबा डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ में पड़ता है, तो उसके थ्रू इनका लैंड एक्वायर कर लिया। ये गलत बात है। इसके साथ साथ इन्होंने 2010 में एक स्टडी किया था, स्टेटस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट। स्टेटस ऑफ पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, वही पेशा का फुल फॉर्म लिख रहा है। इसमें इन्होंने बोला कि आंध्र प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, इन सब में बहुत पुअर इंप्लीमेंटेशन है पेशा एक्ट का। ये भी एक चैलेंज है। चैलेंज दूसरा, नेक्स्ट चैलेंज बता रहा है कि झारखंड का एक जगह है, खुमती नाम है उसका, वहां पे 65% लोगों से उनकी जमीनें उनके बिना परमिशन के ले ली गई, झारखंड में खुमती जगह। तो उसके अलावा लास्ट चैलेंज ये बताता है कि इनका पॉलिटिकल विल नहीं है इंप्रूव करने का, ब्यूरोक्रेटिक बहुत हर्डल्स हैं, क्लैरिटी नहीं है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। सजेस्टिव अप्रोच में राइटर क्या बोलते हैं, लास्ट टॉपिक है, लास्ट पॉइंट है हमारा। सजेस्टिव अप्रोच में बोलते हैं कि जैसे पेशा एक्ट आया ना, इसी तरीके से 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी तो आना चाहिए, मेसा एक्ट, म्युनिसिपैलिटी के लिए। वो तो विलेज के लिए आप लोग लेके आ गए। दूसरा ये है कि ये कन्वर्जन जो है, जैसे बहुत सारे अच्छे एक्ट हैं उसके साथ इसको क्यों नहीं कंबाइन कर देते हैं पेशा एक्ट को।
जैसे फॉरेस्ट एक्ट हो गया, लैंड एक्विजिशन एक्ट हो गया, तो उसमें फॉरेस्ट एक्ट को भी आप इंक्लूड कर दीजिए, तब हो सकता है कि उसमें आप ये पेशा एक्ट को भी इंक्लूड कर दीजिए, तब हो सकता है कि इस चीज को ज्यादा अच्छे से हम एक्सेप्ट करें। एक और इन्होंने बोला है कि पंचायती राज मिनिस्ट्री और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन दोनों को मिलके साथ में काम करना चाहिए, तब जाके शायद हम ट्राइबल लोगों को और ज्यादा बेनिफिट पहुंचा सकेंगे। लास्ट में बोला है कि ट्राइबल लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग करिए, ट्राइबल लोगों का स्किल डेवलपमेंट करिए, ट्राइबल लोगों को एजुकेट कीजिए, ट्राइबल लोगों का जो हेल्थ इश्यूज है उसको एड्रेस करिए, तब जाके हम एक अच्छा भारत दे पाएंगे, तब जाके हम एक अच्छी सोसाइटी दे पाएंगे। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो रहा है।